हेलो फ्यूचर जेआरएफ्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारी सीएसआई नेट लाइफ साइंस के नए सिलेबस की यूनिट 2 यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी सीरीज की तरफ। अगर आप सीएसआई नेट, गेट, आईसीएमआर या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड आरबीसी मेम्ब्रेन डायनेमिक्स पर था, तो वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए। वहां से आपका फाउंडेशन बनेगा जो आज बहुत काम आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स। इस वीडियो में हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फेलिसिटेटेड ट्रांसपोर्ट और केएमवीएमएक्स एनालिसिस को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट का सबसे बेसिक और गोल्डमैन प्रिंसिपल क्या है? ये हमेशा डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। यानी कि मॉलिक्यूल हमेशा हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे जाता है, यानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब देखते हैं इसके मेन मैकेनिज्म्स को। सबसे पहली बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई मेटाबॉलिक एनर्जी यानी कि एटीपी यूज नहीं होती है और ये सिंपली थ्री वेज से होता है। पहला है सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड ऑस्मोसिस, थर्ड फेलिसिटेटेड डिफ्यूजन। बात करें सिंपल डिफ्यूजन की तो यहाँ छोटे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, वो सीधा लिपिड बायलेयर के आर पार निकल जाती है बिना किसी प्रोटीन की हेल्प के। सेकेंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन है, यानी पानी हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के से क्रॉस करके। तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। थर्ड है फेलिसिटेटेड डिफ्यूजन। अगर मॉलिक्यूल्स बड़ा है या चार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे कि बात करें तो ग्लूकोज हो गया या कोई आयंस हो गए, Na+ आयन, क्लोरीन आयंस हो गए, तो वो अकेले लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। उसे क्रॉस करवाने के लिए हमें स्पेसिफिक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसे हम चैनल्स भी कहते हैं, कैरियर्स भी कहते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये होता है फेलिसिटेटेड डिफ्यूजन। एग्जाम में सिंपल डिफ्यूजन की काइनेटिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं। इसका रेट फिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से गवर्न होता है। इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। यानी कि सबसे जरूरी बात यहां यह है कि ये कभी सैचुरेटेड नहीं होता। जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। और इसका फॉर्मूला है J इज इक्वल्स टू माइनस डी इंटू ए इंटू डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। यहां पे J का मतलब है नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन और D का मतलब है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट्स, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉलिक्यूल के साइज पर। और A है सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। और बात करें डेल्टा C डिवाइड बाय डेल्टा एक्स की, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेम्ब्रेन की थिकनेस को क्रॉस करने की। बात करते हैं ऑस्मोसिस एंड एक्वापोरेंस की। वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल जरूर है और थोड़ा बहुत डिफ्यूजन भी कर लेता है, पर रैपिड ऑस्मोसिस के लिए सेल्स को स्पेशलाइज्ड चैनल्स चाहिए होते हैं जिसे कहते हैं एक्वापोरेंस। इसकी मदद से ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ये टेट्रामेरिक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जहां पर मोनोमर्स के पास पानी के निकालने के लिए एक सेंट्रल पोर होता है। आप अपने राइट साइड में एक्वापोरिन का स्ट्रक्चरल इमेज देख सकते हैं, जहां पे ये वाला जो आपको यू पार्ट दिख रहा है वो है वाटर चैनल्स और ये है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स और ये है हमारी लिपिड की बायलेयर। और एक्वापोरिन की मदद से ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरिन्स। अब ये जो पोर होता है वो हाईली कंजर्व्ड होता है मोटिव्स के लिए और वो कंजर्व मोटिव रिप्रेजेंट करता है एनपीए। एनपीए स्टैंड्स फॉर एस्पार्जिन, प्रोलिन और एलानाइन। ये जो एनपीएस मोटिव होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जो ये इंश्योर करता है कि सिर्फ वाटर ही पास हो। ये स्पेसिफिकली प्रोटॉन की पैसेज को स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर देता है ताकि सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मेंटेन रहे। तो देखा कितनी यूनिक यहाँ पे मैकेनिज्म है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही पास होने देता है और H+ आयन को रोक के रखता है।
अब आते हैं फेलिसिटेटेड डिफ्यूजन पर। इसमें दो तरह के प्रोटीन्स हेल्प करते हैं और इनका डिफरेंस समझना बहुत ही क्रूशियल है। पहला है चैनल प्रोटीन और दूसरा है कैरियर प्रोटीन। बात करें इनकी मैकेनिज्म्स की, तो चैनल एक कंटिन्यूस हाइड्रोफिलिक पोर बनाते हैं और मेम्ब्रेन के आसपास ये पोर्स बनाए जाते हैं, जबकि कैरियर्स में एक डिस्टिंक्ट कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और उसके थ्रू सॉल्यूट मूव करता है। बाइंडिंग की बात करें तो चैनल प्रोटीन्स के अंदर बाइंडिंग बहुत ही वीक होती है या कभी कभी किसी केसेस में बाइंडिंग होती ही नहीं है, पर कैरियर के केस में एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है और बिल्कुल एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरह ही ये वर्क भी करती है। बात करें ट्रांसपोर्ट रेट और सैचुरेशन की, तो क्योंकि चैनल्स सिर्फ एक पोर से, इनकी स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट होती है, 10⁷ टू 10⁸ आयंस पर सेकेंड, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये रेयरली सैचुरेटेड होते हैं। वहीं कैरियर यहाँ स्लो होते हैं, 10⁻² से 10⁻⁴ मॉलिक्यूल पर सेकेंड, और इनमें सैचुरेशन काइनेटिक्स देखने को मिलती है, यानी एक पॉइंट के बाद इनकी स्पीड वी मैक्स पर रुक जाती है जब सारी बाइंडिंग साइट्स भर जाती है तब। क्योंकि जब तक वो बाइंडिंग साइट से अंदर की तरफ आयंस नहीं आ जाते तब तक वो जो पुरानी साइट्स है उनके ऊपर मॉलिक्यूल्स अभी भी प्रेजेंट है, तो जब तक वो पास नहीं होंगे तब तक वो पुरानी साइट्स खाली नहीं होगी, और खाली नहीं होगी तो नए आयंस वहां पे आ नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं आयन चैनल्स एंड गेटिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर। आयन चैनल्स हमेशा ओपन नहीं रहते, वो ओपन और क्लोज स्टेट के बीच फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इनके ओपन होने को स्पेसिफिकली एक प्रकार के स्टिम्युली कंट्रोल करते हैं जिसे हम गेटिंग कहते हैं। बात करें मैकेनिकल गेटिंग चैनल्स की, तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच होने पर या फिजिकल स्ट्रेच से ओपन होते हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे इनर ईयर के ऑडिटरी हेयर सेल्स है। सेकेंड बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल की, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस आने पर खुलते हैं, जैसे कि न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाले वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटेशियम चैनल इसके क्लासिकल एग्जांपल्स में से एक है। थर्ड है लिगांड गेटेड चैनल। ये तब ओपन होते हैं जब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं लिगांड इसके साथ बाइंड करता है। ये लिगांड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, या वो इंट्रा सेल्यूलर भी हो जा सकता है, जैसे कि जीपीसीआर सिग्नलिंग के अंदर जो सीएमपी होता है वो। एग्जाम्पल्स के लिए न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर एसिटोकोलाइन रिसेप्टर्स भी एक तरह का लिगांड गेटेड चैनल ही है। अब बात करते हैं कि कैरियर प्रोटीन काम कैसे करता है। ये एक अल्टरनेटिंग एक्सेस मॉडल फ्लो करते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी भी मेम्ब्रेन्स की दोनों साइड एक साथ ओपन बिल्कुल नहीं होती है। पहले एक साइड ओपन होती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल आता है, फिर वो मॉलिक्यूल पास होता है और वो नीचे मतलब साइटोसोल्स में नीचे की तरफ जाता है, और उसके बाद वापस से नया मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आता है। आप अपने राइट साइड में फिगर में देख सकते हैं कि ग्लूकोज किस तरह से जा रहा है। पहले वो बाइंड करे, वो आके इस रिसेप्टर पे आएगा, यहाँ पे बाइंड होगा, और उसके बाद वो यहाँ पे साइटोसोलिक पार्ट में रिलीज होगा, और उसके बाद ही नया मॉलिक्यूल वहां पे नई साइट पे अटैचमेंट लेगा। ये हमारी नई साइट है जहां पे जब तक वो पीछे नीचे वाला मॉलिक्यूल निकल नहीं जाता तब तक नया मॉलिक्यूल नहीं आएगा। अब बात करें स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म्स की, तो स्टेट वन में कैसा होता है कि पहला बाइंडिंग साइट आउटसाइड की तरफ ओपन होती है। फिर सेकेंड स्टेट, जैसे ही सॉल्यूट बाइंड करता है प्रोटीन में एक कंफर्मेशनल चेंज आती है और उससे जो शेप है ना वो चेंज हो जाता है। आप इसमें इमेज में भी देख सकते हैं कि यहां पे इसके शेप में चेंजेस आया है। ठीक है, फिर आता है स्टेप 3, जिसके अंदर अब बाइंडिंग साइट इनसाइड की तरफ ओपन होती है और सॉल्यूट रिलीज हो जाता है। इसका एग्जांपल यूनिपोर्टर है, जैसे कि ग्लूकोज के लिए ग्लू ट्रांसपोर्टर जो सिंगल स्पीसीज का पैसिव ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट के हिसाब से करवाया जाता है। अब आते हैं हम आज के सबसे एनालिटिकल पार्ट पर, यानी कि ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स के ऊपर। अब ये ग्राफ को ध्यान से देखना। अगर हम इनकी काइनेटिक्स का ग्राफ बनाए तो सिंपल डिफ्यूजन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनर लाइन में बनता है। ये हम देख सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्योंकि वो सैचुरेटेड नहीं होता, लेकिन फेलिसिटेटेड डिफ्यूजन एक हाइपरबोला बनाता है इस तरह से। ये एक हाइपरबोला ग्राफ है। अब बात करते हैं इसका रीजन क्या है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कैरियर प्रोटीन्स की जो नंबर है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं,
और हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाते हैं और एक मैक्सिमम स्पीड पर वी मैक्स अचीव कर लेते हैं, क्योंकि जब तक पुराना मॉलिक्यूल पास नहीं हो जाता तब तक नया मॉलिक्यूल्स वहां पे आ नहीं पाएगा। ये सेम केस यहां भी हो रहा था, जब तक कि नया मॉलिक्यूल्स कब आएगा, जब तक कि पुराना मॉलिक्यूल्स निकल ना जाए। तो इसी तरह, इसी वजह से फेलिसरेट डिफ्यूजन का जो ग्राफ है वो हाइपरबॉलिक हो जाता है। पर जबकि बात करें सिंपल डिफ्यूजन की तो वो एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, क्योंकि वहां पे एक कंटिन्यूअस फ्लो देखने को मिलता है। बात करें इसके मिकालिस मेंटेन काइनेटिक्स की, तो मिकालिस मेंटेन काइनेटिक्स में क्योंकि कैरियर प्रोटीन एंजाइम्स की तरह सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं, तो इनकी स्पीड को हम मिकालिस मेंटेन इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिकालिस मेंटेन का इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू सी डिवाइड बाई के एम प्लस सी। बात करें Km वैल्यू की, तो यहां Km वो कंसंट्रेशन है जिस पर ट्रांसपोर्ट रेट एग्जैक्टली Vmax की आधी यानी कि हाफ होती है। एग्जाम के लिए गोल्डन रूल याद रखिएगा कि अगर लोअर Km का मतलब है ट्रांसपोर्टर की अपने सोल्यूट के लिए हायर एफिनिटी होती है, जितना Km लो होगा उतना ही जो आपकी एफिनिटी होगी किसकी, सोल्यूट के लिए ट्रांसपोर्टर की, वो उतनी ही ज्यादा हाई होगी। और अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई कि वी मैक्स की हाफ वैल्यू यानी कि वन हाफ वी मैक्स पर, ये वन हाफ वी मैक्स पर जो वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं के एम। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 1 के अंदर। अब बात करते हैं आयनोफोर्स की। नेचर्स के पास अपने खुद के केमिकल फेलिसिटर्स होते हैं जिसे हम आयनोफोर्स कहते हैं। ये छोटे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और एज अ एंटीबायोटिक। इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पहला है मोबाइल आयन कैरियर और दूसरा है चैनल फॉर्मिंग आयनोफोर्स। बात करें मोबाइल आयन चैनल्स की, तो इसका प्राइम एग्जांपल है वेनिलोमाइसिन। वेनिलोमाइसिन एक साइक्लिक पेप्टाइड है जो स्पेसिफिकली पोटेशियम आयंस के साथ बाइंड करता है। ये आयन के चार्जेस को शील्ड की तरह लिपिड बायलेट के साथ अंदर से डिफ्यूज होता है और दूसरी तरफ आयंस को रिलीज कर देता है। बात करें चैनल फॉर्मिंग आयनोफोर्स की, तो इसका एग्जांपल है ग्रेमिसिडिन। इसमें जो दो लीनर पेप्टाइड एन टू एन जुड़कर एक टेम्पररी पोर बनाते हैं। एक ये मोनोवेलेट कैटायंस जैसे कि H+ हो गया, पोटेशियम हो गया और सोडियम आयंस हो गए, उनको फ्रीली पास होने देता है, जिससे सेल्स का आयन ग्रेडियंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स का लेक्चर कंप्लीटली खत्म होता है। अगर आपको इक्वेशंस, ग्राफ या किसी गेटिंग मैकेनिज्म्स में कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं पर्सनली उसके आंसर्स करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि यूनिट 2 और अगले आने वाले बाकी के यूनिट्स आपसे मिस ना हो जाए। कीप रिवाइजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।